मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा एक स्त्री रोग विशेष नर्सिंग होम था। एक दिन कोई मेरे नर्सिंग होम के बाहर झाड़ियों में एक बच्चा छोड़ गया। मैंने उसके माता पिता के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। काफी समय बाद एक दिन अचानक उस बच्चे की सच्चाई मेरे सामने आ गई तो मेरे होश उड़ गए। महिमा नर्सिंग होम के बाहर रोज सुबह 5 बजे से ही नंबर लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। आखिरकार पूरे जिले में एक ही तो स्त्री रोग विशेष है, डॉक्टर सारिका दास, जो एक नर्सिंग होम की मालिक है। डॉक्टर सारिका के पिता सागर दास मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्हीं के सुझाव के सारिका ने इस जिले को यह नर्सिंग होम खोला। वैसे सारिका बहुत ही समझदार और अच्छी है। यह नर्सिंग होम उन्होंने अपनी माँ की महिला के नाम पर 3 साल पहले ही खोला था। वैसे तो डॉक्टर सारिका 10 साल मुंबई से हैं, लेकिन उन्हें समाज सेवा करनी थी और उनकी माँ की उत्तर प्रदेश में से ही थी। इसलिए जगदीश जिले में आकर उन्होंने नर्सिंग होम खोल लिया, जिसे महिला की समस्याओं का समाधान कर सके। डॉक्टर सारिका बहुत ही सरल स्वभाव की और गरीब लोगों की मदद भी करती है और जरूरतमंदों का इलाज फ्री में करती हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ से लोग इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर सारिका के सरल स्वभाव और अच्छे व्यवहार के कारण गांव के लोग भी उनकी मदद करने को काफी हाथ पीछे नहीं खींचते। डॉक्टर सारिका अभी 2 महीने में किसी जरूरत काम से बाहर गई हुई है, फिर भी रोज रोज लोग यहाँ आकर उनके बारे में पूछते रहते हैं। अभी कल ही गांव के प्रधान जमुना प्रसाद आए थे। उनकी बहू को बहुत सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर साहिबा के इलाज जल्द ही उनकी सोनी गोद भर गई। उनकी बहू का 8वां महीना चल रहा था। वो तो चाहते थे डिलीवरी डॉक्टर सारिका ही करे, लेकिन उनकी ना आने की वो निराश हुए और उनकी नौकरानी माया को बोले कि खबर कर देना उन्हें कि जल्दी आ जाए। माया बोली, मैडम तो आज ही आने वाली थी, लेकिन उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह चली गई। अभी तक तो कुछ बताया नहीं उन्होंने अपने आने का। जमुना प्रसाद बोले, देख लो, कह देना, हो सकता है जल्दी आ जाए। बहू का 8वां महीना चल रहा है। माया जी, शाम को फोन आएगा, मैं उन्हें कह दूंगी। उनके बाद जमुना प्रसाद वहाँ से चले गए और पता नहीं कहा मैडम को इतना समय लग रहा है। उनके ना आने के चक्कर में ना जाने कितने को मुझे रोज ऐसे झेलना पड़ता है और न ही उन्हें कुछ कहो सुनना है, नहीं बस अपनी ही सुना देती है। बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। डॉक्टर सारिका माया को घर को देखभाल का जिम्मा देकर चली गई थी। वह पास ही गांव में रहती थी, लेकिन जब वह नौकरानी मिली या रहती बस कभी कभी ही अपने घर जाती। उसकी 2 बेटियां थी और उसका पति इस दुनिया में नहीं था। माया पर लिखी भी नहीं थी, तो डॉक्टर सारिका ने उसे अपने घर में काम दिया और अपनी बेटियों की पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाती थी। ऐसे तो बहुत जिम्मेदारी में से माया सारिका के घर की देखभाल करती थी और लोगों की सुविधा के लिए घर बाहर बोर्ड टंगवा कर लिखवा दिया कि डॉक्टर साहिबा अभी बाहर है। फिर भी लोगों के बार बार पूछने आने पर वह झल्ला जाती है। शाम को डॉक्टर सारिका का फोन आता है तो वो माया से बोली कि पापा आप ठीक है, मैं शुक्रवार को वापस आ रही हूँ। उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। माया ने फोन रखा और वहीं खड़ी दिन गिनने लगी। आज है इतवार, कल सोमवार, परसों मंगल, फिर बुध और बृहस्पति, यानी 5 दिन बाद माया गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो अब काम से कम रोज रोज जवाब देने से छुटकारा मिलेगा। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए और लोगों को डॉक्टर साहिबा के आने की जानकारी हुई तो सुबह से ही लोग आकर नंबर लगा रहे थे। डॉक्टर सारिका जब भी जाती सुबह 5 बजे तक लौट आती। लगभग 5 बजे डॉक्टर सारिका की गाड़ी आकर घर के बाहर रुकी। वो दरवाजे की बेल बजाती। इससे पहले ही उन्हें कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आती और वो इधर उधर देखने लगती है। वो फूलों के पर्दों की ओर बढ़ती जिधर से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो इधर बढ़ती, बच्चे के रोने की आवाज एकदम साफ और तेज पड़ने लगती है। वह वहां तो देखती है कि एक बच्चे कपड़े में लपटा कोई रख गया है। वो उस बच्चे को उठाकर इधर उधर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता है। आखिरकार सारिका उस बच्चे को लेकर घर अंदर जाती है। माया सारिका को बच्चे के हाथ देखकर चौंक जाती है और पूछती, मैडम ये बच्चा किसका है? सारिका बोली, पता नहीं, कोई झाड़ियों में पास इसे छोड़कर गया है, मैं तो इसे अंदर लाई हूँ। माया तुरंत ही आई और बच्चे को सारिका के हाथ में लेकर देखने लगी और बोली, मैडम लड़की है इसलिए कोई छोड़ गया है यहाँ, इसे लड़की होती तो कोई नहीं छोड़ता इसे। हमेशा लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, उनके माँ बाप ही नहीं अपनाते हैं, दुनिया में कैसे अपनाएंगे। ये सुनकर
सारिका सोच में पड़ गई और कुर्सी पर बैठ गया और माया को देखने लगी और कुछ मिनट बाद बोली, ऐसा करो तुम इस एक कप कॉफी बनाओ और बच्चा मुझे दो। माया बच्चा सारिका को देकर कॉफी बनाने चली जाती है। सारिका बच्ची को कुछ देर ध्यान से देखती है। तब तक माया कॉफी बनाकर आती है। सारिका पूछती, माया सुबह कोई तो आया होगा, तुमने आसपास किसी को देखा या हो, याद तो करो, तुमने तो देखा हो या कोई आवाज सुनी है? माया बोली, नहीं मैडम जी, मैं तो कुछ नहीं सुना, ना ही किसी को इधर आते देखा। सारिका बोली, अमन ठीक है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल करके सारी जानकारी दी और केस दर्ज करवा दिया और जल्दी ही बच्चे के माता पिता को ढूंढने को कहा। सारिका ने माया की मदद से खुद भी पता करने की कोशिश की कि गांव में किसी डिलीवरी हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सारिका फिर अपने नर्सिंग होम में काम पर लग गई, लेकिन बच्ची इन्हीं के पास थी क्योंकि पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाया था। इसी तरह 2 महीने निकल गए, लेकिन बच्चे के माता पिता का कुछ पता नहीं चला। इतने समय तक बच्चे के माता पिता न मिलने पर पुलिस और डॉक्टर सारिका को बच्ची अनाथ आश्रम में देने को कहा, लेकिन डॉक्टर सारिका बच्ची से काफी मिलजुल गई थी तो उन्होंने मना कर दिया। कि एक दिन माया बोली कि मैडम इसका एक नाम भी रख लेते हैं, अब तक इसे बेबी बोलेंगे। सारिका बेबी ठीक है, बोलो ठीक है, तो आज से इसका नाम शुभ्रा। माया बोली, बहुत सुंदर नाम है। आप धीरे धीरे से बात आसपास के सभी गांवों में फैला गई है कि डॉक्टर सारिका के घर में कोई बच्ची है। कोई कहता है कि बच्ची किसी की और की है, कोई इनके घर पर छोड़ गया, तो कोई कहता है कि बच्ची डॉक्टर ने की है। झूठ बोल रही है अपना पाप छुपाने के लिए। वो 2 महीने तक बाहर थी और माया भी तो बच्चा लेकर झूठ बोल रही है और कुछ नहीं। इसी तरह लोगों ने डॉक्टर सारिका के चरित्र पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। उनके नर्सिंग होम में इलाज कराना भी बंद कर दिया। अंत में धर्म और संस्कृति के कुछ ठेकेदारों ने उनके नर्सिंग होम को में तोड़फोड़ की और घर पर ही पत्थर फेंके। धीरे धीरे इलाज बदतर होते चले जा रहे थे। डॉक्टर सारिका ने मुंबई वापस जाने का तय कर लिया। उन्होंने अपने पापा को बच्ची के बारे में पहले ही बता दिया था, तो उन्हें सुकून था कि वह बच्ची चैन से रह पाएगी। इतने दिनों में सारिका को उस बच्ची से बहुत लगाव हो गया था। वह एक माँ की तरह उसका ध्यान रखती थी, उसके बिना रह भी नहीं पाती थी। लेकिन इसी बच्ची बीच मुंबई में फोन आया कि पता चला कि उनके पिता सागर की अचानक मृत्यु हो गई और डॉक्टर सारिका मुंबई के लिए 2 दिन बाद जाने वाली थी, लेकिन परंतु शुभ्रा के साथ निकल गई। माया को नर्सिंग होम में स्टाफ की सामान समेटने की मदद करने को बोलकर वह हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चली गई। डॉक्टर सारिका मुंबई पहुंची तो यहाँ उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। सारिका को बच्चे के साथ देखकर सब आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन वक्त किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसके पिता के अंतिम संस्कार के बाद सब पूछने लगे तो सारिका ने सारी कहानी बता दी, तो सबने कहा कि वो इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दे। लेकिन सारिका अब शुभ्रा से दूर नहीं रह सकती थी। वो अपने अनाथ आश्रम में उसे ऐसे साफ साफ मना कर दिया। उसने लीगल तरीके से गोद लिया, उसका फैसला कर लिया। यह सुनकर उसके रिश्तेदार ने भी वहां राग अलापना शुरू कर दिया कि कोई भला दूसरे के बच्चे से इतना प्यार कैसे कर सकता है। ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा इसका खुद का होगा। सारिका की चाची बोली, 2 महीने तक लंदन में थी और फिर ये जब नर्सिंग होम गई तो ना होना तब ये बच्चा लेकर आई गई। पूरे गांव में किसी ने बच्चे को इसके यहाँ क्यों रखा होगा, जबकि वहाँ भी नहीं, कुछ नहीं। ये झूठ बोल रही है और मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। वैसे भी मेरी माँ की पली बच्ची है। भाई साहब ने बहुत छूट दे रखी थी, कुछ तो चले गए और ये रह गई उसका नाम खराब करने के लिए। अभी तो बात घर में ही, जब दुनिया वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। सारिका ये सब सुनकर बोली, आप लोग यही आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोग जब सकते जो मैंने सोच लिया। आपको कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को मेरा साथ देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फालतू की बकवास मत करिए। ये सब कर सारिका रोती हुई शुभ्रा को लेकर अपने कमरे में चली गई। सारिका ने किसी की परवाह किए बिना शुभ्रा को अपने पास रख लिया और उसकी माँ बन गई। इस वजह से उसके सारे रिश्तेदारों ने उसे अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अब सारिका के जीवन में शुभ्रा ही बची थी जो उसका सब कुछ थी। धीरे धीरे सारिका के पापा का बिजनेस भी डूब गया। सारिका ने इस हालत में सब को छोड़कर एक क्लिनिक में जॉब कर ली। अब शुभ्रा बड़ी हो रही थी तो उसे भी समय देना पड़ता था। सारिका अब शुभ्रा को देखकर ही हंसकर अपने सारे दुख भूल जाती थी। 8 महीने की शुभ्रा ने जब पहली बार उसे माँ कहा तो यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे उठाकर गले लगा ली। बोली, हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। धीरे धीरे शुभ्रा बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी। सारिका और उसके माता पिता दोनों जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी
सुब्रा को पिता की कमी खलती थी। सुब्रा दूसरे बच्चों के साथ अपने पिता को देखकर दुखी हो जाती थी। साल में एक दो बार माया सारिका से मिलने आती थी। सारिका हमेशा इससे यही पूछती थी कि सुब्रा के माता पिता का कुछ पता चला, लेकिन हर बार निराश ही उसके साथ हाथ लगती थी। जैसे सुब्रा बड़ी हो गई थी, सारिका के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुब्रा सारिका के से बार बार पूछती थी कि माँ, उसके पापा हैं तो मेरे क्यों नहीं है। क्योंकि सुब्रा अभी बच्ची थी तो उसे समझाना आसान था, तो सारिका उसे किसी तरह अपनी बातों में उलझा समझा देती थी। लेकिन हर दिन वह यही सोचती थी कि आगे क्या होगा। जब यही सवाल ये बड़े होने पर मुझसे पूछेगी और सच पता चलने पर कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सुब्रा भी बड़ी हो गई और सारिका के सारे रिश्ते भी समय के साथ फीके पड़ गए। इन 16 सालों में वो अब सिर्फ सुब्रा की माँ बनकर रह गई थी। सारिका इतने सालों में सुब्रा को सच बताने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई। सुब्रा के दोस्त भी कई बार उससे उसके पापा के बारे में पूछते, लेकिन सुब्रा ने पास कोई जवाब नहीं होता था। सुब्रा ने बहुत बार सारिका से पूछा कि मम्मी, मेरे पापा की है कि नहीं, आप बताती क्यों नहीं है। सारिका बोली, सुब्रा, मैं हूँ, इतना काफी नहीं है। सुब्रा बोली, आप हो, लेकिन मेरे पापा भी तो होंगे जैसे सबके होते हैं। जो भी सच है आप बताती क्यों नहीं है, देती क्यों स्पेस पेन बना रखा है अपनी और मेरी जिंदगी को। मेरे दोस्त हमेशा पूछते हैं कि मेरे पापा कहाँ है भी नहीं। आप ही बताइए, मैं अपने दोस्तों से क्या जवाब दूं। मम्मी बताइए ना, आप क्यों छुपा रही हो और क्या। लेकिन हर बार की तरह सारिका उसे मना कर देती है और सुब्रा उससे गुस्सा हो जाती है। और ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले कई बार सारिका और सुब्रा की इस बात को लेकर बहस हो जाती है थी। और बाद में कभी ऐसा कई बार हुआ। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि सुब्रा ने तो ये तक कह दिया कि मैं अपनी आपकी नाजायज बेटी होना। सुब्रा का यह कहना था कि सारिका ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस बात से नाराज होकर सुब्रा ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। सारिका ने दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुब्रा ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह सुब्रा सारिका के बात किए बिना स्कूल चली गई। ऐसा लगभग हफ्ते भर चलता रहा। सुब्रा सारिका की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे कोई बात नहीं करती थी। इस बात को सारिका एकदम टूट गई और एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया। जब इस बात का पता चला सुब्रा को, तो स्कूल में भागकर हॉस्पिटल आ गए। तब तक सारिका को भी होश आ चुका था। सुब्रा तुरंत आकर अब उसके गले लगकर रोने लगी। इसके बाद सारिका ने उसे शांत करवाया, लेकिन सुब्रा सारिका को बार बार सॉरी बोलती रही। जब सारिका घर गई तो उसने सुब्रा को बुलाकर उसने सारी बात बता दी। यह सब जानकर सुब्रा तंग रह गई। उसने सारिका को गले लगा ली और बोली, मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की, कितना कुछ कहा, लेकिन आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। हमेशा मुझसे प्यार से बात की, जबकि मेरी माँ नहीं है। यह सुनकर सारिका बोली, दोबारा ऐसा बोलना भी मत। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा ही अपनी बेटी समझा। और सारिका ने सुब्रा को गले लगा लिया। इसी तरह धीरे धीरे सारिका और सुब्रा ने हंसी खुशी 10 साल बिता दिए। आज सुबह सुब्रा अपनी माँ सारिका की तरह एक डॉक्टर बन चुकी है। एक दिन सारिका किसी मीटिंग के लिए हॉस्पिटल गई थी और वहाँ एक महिला उसके टकरा गई। सारिका सॉरी बोलकर उसके आगे निकल गई कि उस महिला ने उसे पीछे बुलाया। डॉक्टर सारिका यह सुनकर सारिका रुक गई, उसके नजदीक गई। उसने अपने नजदीक देखकर ये महिला बोली, आप जगदीश जंग उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम चलाती थी। सारिका यह सुनकर चौंक गई और बोली, जी, लेकिन आप कौन। वो महिला बोली, मैं करमुदी वहीं पास के गाँव में रहती थी। सारिका बोली, अच्छा, तो यहाँ कैसे। वो कैमूदी बोली, मुझे कैंसर है, या मेरा इलाज चल रहा है। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपसे मिल नहीं पाए। सारिका वहां से जाने लगी तो कैमूदी बोली, आपको एक बच्ची मिली थी उसके घर के बाहर। यह सुनकर सारिका उसे आश्चर्य से देखने लगी और बोली, आपको पता है इसके बारे में कुछ। कैमूदी बोली, वो बच्ची अब कहाँ है, आपके पास है। सारिका बोली, तुम क्यों जानना चाहती है इसके बारे में। कैमूदी बोली, क्योंकि मैं अब तक पीछे से सुब्रा की आवाज आई। मम्मी, आप यहाँ आई हैं और मुझसे मिले बिना ही वापस जा रही हैं। सारिका सुब्रा की तरफ देखने लगी और बोली, मुझसे ही मिलने आ रही थी मैं। और कैमूदी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये मिल गई मुझे। सुब्रा बोली, आप इन्हें जानती हो, ये अभी तो 2 दिन पहले ही एडमिट हुई है, दर्द स्टेट कैंसर है। सारिका बोली, अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। सारिका कैमूदी से बात करना चाह रही थी, लेकिन सुब्रा उसके अपने साथ ले गई। घर पर जाकर भी सारिका के दिमाग में कैमूदी की कही गई बातें चल रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि अभी उसको देखा हो, लेकिन कुछ याद ना आया। इसी कसमकस में रात गुजर गई और अगले दिन सारिका कैमूदी से मिलने गई। जब उसने कैमूदी से बात की तब पता चला कि वह उसकी बच्ची थी।
बच्चे की माँ थी जो सारिका को मिली थी। कैमुदी ने बताया कि लड़की पैदा हुई थी, इसलिए मैंने मेरे पति के डर से उसे वहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे बस ने पहले ही कह दिया था कि अगर लड़की हुई तो उसे मार देंगे। यह सुनकर सारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर कैमुदी बोली, उसके बाद मुझे कभी बच्चा ही नहीं हुआ। तब से मैं अपनी बच्ची ढूंढ रही हूँ, आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपकी नर्सिंग होम में ही आई थी, लेकिन तब तक आपको गए हुए बहुत समय हो चुका था। बताइए ना मैडम, मेरी बच्ची ठीक है ना? कहाँ है? मुझसे उससे मिलवा दीजिए बस एक बार। यह सुनकर सारिका वहाँ से उठकर चली गई। उसने समझ नहीं आ रहा था कि इतने समय तक जब वो शुभ्रा से माता पिता को ढूंढ रही थी तब कुछ पता नहीं चला, और आज अचानक कैसे? सारिका एकदम डर गई कि कहीं शुभ्रा को पता चल गया तो वो क्या होगा। सारिका ने यह तय कर लिया कि शुभ्रा को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही कभी उस हॉस्पिटल में जाएंगी। लेकिन 2 दिन बाद शुभ्रा कहने लगी कि कैमुदी जी उसके बारे में पूछ रही थी। सारिका ने 1-2 बार टाल दी कि बिजी हूँ तुम्हारी शादी की तैयारी में, लेकिन शुभ्रा बोली एक बार मिल लो। वो दिन में जब मिलती है वह आपको ही बुलाती है। यह सुनकर सारिका उससे मिलने जाती है। कैमुदी की हालत ठीक नहीं है। उसकी हालत देखकर उसके बाप पर पूछने पर उसे बता देता है कि शुभ्रा उसकी ही बेटी है। सुनकर कैमुदी उसका पति शुभ्रा से मिलने को कहते हैं और यहीं भी उसे बता दे कि वह माता पिता है। यह सुनकर सारिका उन्हें बताती है कि 1 हफ्ते बाद शुभ्रा की शादी है और यह सब उसके बाद में बताना। तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं हमारी बेटी है, उसे हम पहले अपने असली माता पिता के बारे में पता तो चलना ही चाहिए। यह सुनकर सारिका वहां से चली जाती है। शुभ्रा ने अपने माता पिता अपनी शादी के कारण हॉस्पिटल में छुट्टी ली होती है। 1 हफ्ते बाद तरफ जहां सारिका की वरमाला होती है, वहीं दूसरी ओर कैमुदी और उसका पति मैरिज हॉल पहुंच जाता है। सारिका उन्हें देखकर समझ नहीं पाती क्या करे, क्योंकि ऐसे वक्त में शुभ्रा को बात करनी भी सही नहीं। थोड़ी देर बाद जब कन्यादान के लिए उसे बुलाया जाता है तो कैमुदी उसका पति आकर खड़े हो जाते हैं और कैमुदी कहते हैं कि शुभ्रा मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है इसको, तो कन्यादान में मैं करूंगी। सारिका नहीं। यह सुनकर सारिका रोने लगती है। दूसरी तरफ कैमुदी और उसका पति शुभ्रा को समझाते और अपना हक जताने को लग जाते हैं। सारिका ये सब देख वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसको ऐसा लग रहा था आज उसके हाथों से जैसा सब छूट जाएगा। उसके दिल में भयंकर हलचल मची हुई थी। उसके हाथ पर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनकी आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ आया था, जिसको रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रही परंतु रोक नहीं पा रही थी। शुभ्रा की नजर जब सारिका पर पड़ी तो वह उसकी ऐसी हालत को देखकर बिलख पड़ती है। शुभ्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती और वह दौड़कर सारिका के पास जाकर बैठ जाती। शुभ्रा सारिका का चेहरा अपनी तरफ कर उसके आंसू पोंछकर उन्हें उठाती और उनका हाथ पकड़कर मंडप पे ले जाकर खड़ा कर देती है और कैमुदी की तरफ देखकर कहती, ये है डॉक्टर सारिका दास और मैं हूँ शुभ्रा दास। मेरी माँ पिता दोनों यही हैं, इनके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। इतने सालों तक जब इतनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे पाला तो आप लोग कहाँ थे? सिर्फ पैदा करके फेंक दिया आपने मुझे, लेकिन मुझे माता पिता का प्यार और एक अच्छी परवरिश उन्होंने दी। मेरे लिए मेरी सब कुछ यही है, आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सुनकर सारिका ने शुभ्रा को गले लगा ली। शुभ्रा बोली, मम्मी रोना बंद करो, हमारे रिश्ते की डोर इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी इसे तोड़ दे, समझी? कन्यादान करो, आप देर हो रही है। इसके बाद सारिका ने शुभ्रा का कन्यादान किया और उसकी शादी खुशी खुशी हो गई। दूसरे और कैमुदी ने निराश होकर वहां से जाना पड़ा। उसके कर्मों का फल मिल चुका था। उसको मुकुंद का फैसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।